अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज का दिन मसला फ़लस्तीन के लिए इंतहाई इनकलाबी और अहम समझा जा रहा है, जब दुनिया के कई बड़े ममालिक ने इसराइली तसल्लुत को मुस्तरद करते हुए फ़लस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। इस गैर मामूली पेशरफ्त को मशरक़ वुस्ता की सियासत के लिए कलीदी समझा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया ने जुलाई में इसराइल को अल्टीमेटम दिया था कि अगर इसराइल गजा में जारी बहरान के खात्मे के लिए इक़दाम नहीं करता तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। और आज यानी 21 सितंबर को बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने एक्स पर जारी अपने बयान में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। बरतानिया के इस बड़े फैसले पर रद्द अमल देते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना था कि बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना खित्ते में देर पा अमन की जानिब एक ज़रूरी कदम है। उनके दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर ने बरतानिया की जानिब से आज़ाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के इक़दाम को सराहा और इस बात की तौसीक की कि यह इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक मुनसिफाना और देर पा अमन के क़याम की सिमत एक अहम और ज़रूरी कदम है। बरतानिया की राह पर चलते हुए कैनेरियन वज़ीर आज़म ने भी आज इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। एक्स पर जारी अपने बयान में कैनेरियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना था कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को रोकने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कनाडा और बैनुल अक़वामी बरादरी को यह यकीन दहानी कराई है कि वो ज़रूरी इस्लाहात करेगी जिनमें हुक्मरानी के ढांचे में बुनियादी तब्दीली, 2026 तक आम इंतखाबात का इनेकाद जिनमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा और फ़लस्तीनी रियासत को गैर मुसल्लह करना शामिल है। कैनेरियन वज़ीर आज़म के मुताबिक इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में मुसलसल गैर कानूनी बस्तियों की तामीर और गजा में जारी हमलों ने लाखों अफराद को बेघर और हज़ारों शहरियों को कत्ल किया है। ये सब इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अब मौजूदा इसराइली हुकूमत की खुली पॉलिसी है कि फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम ना हो। इसी तनाजुर में कनाडा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर में शराकत दारी की पेशकश की है। बरतानिया और कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी आज ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करके इसराइल को धचके पर धचका दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़े ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। एक्स पर जारी बयान में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसा करने से ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीनी अवाम की अपनी एक रियासत के लिए जायज़ और दरीना ख्वाहिशात को तस्लीम करता है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के बकौल उनका मुल्क गजा में जंग के खात्मे के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए दीगर बड़ी मगरबी अक़वाम के साथ शामिल हो गया है। उनका मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का आज का अमल दो रियासती हल के लिए ऑस्ट्रेलिया की दरीना वाबस्तगी की अक्कासी करता है, जो हमेशा इसराइली और फ़लस्तीनी अवाम के लिए पायदार अमन और सलामती का वाहिद रास्ता रहा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हमास का फ़लस्तीन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म एंथनी का मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से करवाई गई यकीन दहानियों पर अमल होने के बाद फ़लस्तीन के साथ सिफाती ताल्लुकात कायम करने और सिफारत खाने खोलने जैसे इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इन ममालिक के अलावा कल फ्रांस भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने जा रहा है और रवा माह के इख्तिताम तक मज़ीद 5 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके होंगे। और इसी तनाजुर में अहम तरीन पहलू यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तक़िल रुकन ममालिक में से अमरीका के अलावा 4 ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुके होंगे। इस अहम तरीन पेशरफ्त को आलमी मुबस्सरीन फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक फैसला कुन लम्हा करार दे रहे हैं, जो दहाइयों से अपनी रियासत के ख्वाब के लिए कोशा हैं। अब तक ताकतवर मगरबी ममालिक इस मौके पर कायम थे कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम सिर्फ इसराइल के साथ किसी मुआहिदा शुदा अमन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये इक़दाम उन ममालिक को अमरीका और इसराइल के मौक़िफ़ के खिलाफ ला खड़ा करता है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म इन फैसलों से बौखला गए हैं। अपने सख्त रद्द अमल में नेतन्याहू का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उसकी मुखालफत की जाएगी, क्योंकि फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा हमारे वजूद को ख़तरे में डालेगा और यह दहशतगर्दी के लिए एक मुज़हका खेज़ इनाम होगा। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक की बढ़ती हुई फहरिस्त इसराइल को बैनुल अक़वामी तन्हाई की तरफ धकेल तो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिफारती इक़दामात ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने में कामयाब होंगे या इसराइल अपनी अस्करी ताकत के बलबूते पर गजा में तबाही का सिलसिला जारी रखेगा। फिलहाल तो इसका जवाब हामे है, क्योंकि इसराइल अपनी जुनूनियत को इंतहाई सतहों पर ले जाने लगा है, जिसका खमियाजा मासूम और निहत्ते गजा के मुसलमानों को हर रोज़ भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन ही उनके लिए क़यामत खेज साबित हो रहा है। आज भी गजा में खून की होली खेली गई। इसराइली फ़दाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों में सुबह से अब तक 46 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक इतवार को इसराइली ड्रोन हमलों और रिमोट कंट्रोल खुदकुश रोबोट से फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इससे कबल
गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में इस्राएली अफवाज ने गजा में 91 फलस्तीनियों को शहीद किया था। गजा शहर से बेघर होने वाले फलस्तीनियों ने बताया कि इस्राएली ड्रोन्स ने उनका उस वक्त ताक़ुब किया जब वो पनाहगाहों से निकलने पर मजबूर हुए। अरब मीडिया के मुताबिक सिर्फ पिछले हफ्ते के दौरान लाखों फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, जबकि हजारों लाशें अब भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। इसराइल की गजा पर मुसल्लत करदा जंग में अक्टूबर 2023 से अब तक कम अज कम 65,208 फलस्तीनी शहीद और 1,66,271 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली कैदियों की जानें शदीद खतरे में हैं, क्योंकि इसराइल की बमबारी और पेशकदमी ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। तंजीम का मौक़िफ़ है कि वो इस वक्त तक हथियार नहीं डालेगी जब तक आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम न हो। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी करते हुए उन मगवियों की जानों को खतरे में डालने का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। तमाम सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से कबल पैदा हुई है, जिसमें आलमी रहनुमा जमा होने वाले हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और माल्टा जैसे ममालिक भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जिससे इसराइल पर मजीद दबाव बढ़ सकता है। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की दीगर ताकतें भी अपना भरपूर असर और रसूख आजमा रही हैं। बिलखुसूस हालिया पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे ने सऊदी अरब की दिफाई पोजीशन को यकीनी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बना दिया है, जिसके बाद सऊदी अरब ने अपनी सिफारतकारी को और मुतहर्रिक कर दिया है। सऊदी अरब ने भी एक बार फिर ऐलान किया है कि फ़लस्तीन का मसला उनकी अव्वलीन तरजीह है और वो इस मकसद के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की ज़मानत दे सकती है। इसी दौरान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और फ़लस्तीन के मसले को आलमी सतह पर उजागर करेंगे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंगल को 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है, जिसमें कवी इम्कान है कि मसला फ़लस्तीन ज़ेर बहस आएगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीन से मुतालिक अमरीकी क़रारदाद तो यकीनन मशकूक है, लेकिन अब अमरीकी सदर ने एक और महाज गर्म कर दिया है जब उनका अफगानिस्तान से तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सदर कई रोज से अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेने से मुतालिक बयानात दे रहे थे, जिस पर अफगान हुकूमत की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आ रहा है। ताहम अब यह मामला संगीन नताइज भुगतने की भी धमकियों तक आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस उसके मुमारों यानी रियासत अमेरिका मुत्तहिदा के हवाले नहीं की तो इसके बुरे नताइज सामने आएंगे। अमेरिकी मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि अफगानिस्तान को यह एयरबेस हमें देनी होगी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं क्या करूंगा। अमेरिकी सदर की इस कोशिश और धमकी पर अफगानिस्तान की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आ रहा है। अफगान तालिबान हुकूमत ने अमेरिकी धमकी को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को हमारे अड्डे वापस चाहिए तो हम उससे अगले 20 साल मजीद लड़ने के लिए तैयार हैं। बैरूनी फौज की मौजूदगी बहाल करने की किसी भी कोशिश की सूरत में सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। खबर इदारों रॉयटर्स और AFP के मुताबिक इतवार को अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने मुकामी मीडिया पर नशर होने वाले अपने बयान में कहा कि हाल ही में कुछ लोगों ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी के हवाले करने का कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। वाज़ेह रहे कि बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है जो अमेरिका की क़यादत में तालिबान के खिलाफ जंगी मुहिम का मरकज़ रहा, जिसकी हुकूमत को वाशिंगटन ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद हटा दिया था। मौजूदा और साबिक अमरीकी हुक्काम खबरदार करते हैं कि अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करना एक नई यलगार की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिसके लिए 10,000 से ज़ायद फौजियों के साथ जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी तैनात करना होगा। माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े रकबे पर पहले इस बेस को शुरू में महफूज करना इंतहाई मुश्किल होगा और उसे चलाने और हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी। एक तरफ अमरीकी सदर अफगानिस्तान से मामलात बिगाड़ते दिख रहे हैं तो उनकी जानिब से हालिया दिनों इंडिया के साथ ताल्लुकात में भी मुसलसल सर्दमहरी बढ़ती जा रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान से जंग में इंडिया को मिलने वाली रुसवाई के बाद तो जैसे अमरीकी सदर को नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेने का मौका ही मिल गया है। कभी जंगी मैदान में भारतीय हजीमत और इंडियन तैयारों की तबाही का जिक्र अमरीकी सदर की जुबान पर होता है, कभी टैरिफ के मामले पर उनकी नाराजगी नुमायां दिखती है। गुज़िश्ता हफ्ते भी 2 बड़े इक़दाम करते हुए अमरीकी सदर ने इंडियन वज़ीर आज़म को नाको चने चबवा दिए थे। ईरान की चाबहार पोर्ट पर इंडिया को दिए जाने वाले रिलीफ को वापस लेने के फैसले से मिलने वाले धचके से मोदी निकल नहीं पाए थे कि अब अमरीकी सदर ने मोदी को झटका देते हुए मुलाजमत के लिए अमरीका आने वाले
गैर मुल्की हुनरमंद अफराद की सालाना वीजा फीस $1500 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है, जिसका बड़ा खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय स्किल्ड लेबर इस ही वीजे पर अमेरिका जाया करती थी। वादे रहे कि अमेरिकी सदर का यह हुक्म आज से नाफिजुल अमल भी हो गया है। अमेरिकी सदर की जानिब से भारत के लिए मुसलसल खड़ी की जाने वाली मुश्किलात की एक वजह भारत की जानिब से उनका उस किरदार की भी नफी करना है जो पाकिस्तान से जंग के दौरान उन्होंने अदा किया था। यानी भारत की ख्वाहिश पर यह जंग रुकवाई थी और इस बुनियाद पर खुद को नोबेल इनाम का हकदार भी करार दिया था। ताहम भारत ने आज तक ना ही उनके इस किरदार को तस्लीम किया और ना ही उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, जिसका गिला आज फिर अमेरिकी सदर ने किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान है जो ना सिर्फ दिफाई बल्कि सिफारती पत्ते भी शानदार तरीके से खेल रहा है और दिन ब दिन पाकिस्तान का सिफारती कद बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को मशरक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली से ताबीर किया गया था, जिसने भारत और इसराइल दोनों के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अब भी आलमी अमन के दाई के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तब भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फिर अमेरिका में खिताब करते हुए यह वाज़ेह किया है कि मार्का हक में भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर याद रखेगा, मगर अब सीज फायर हो चुका है। लिहाजा हम अमन और बराबरी की बुनियाद पर मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं, क्योंकि दोनों हमसाया ममालिक ने हमेशा साथ रहना है। कश्मीर, हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया। दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। जब फैसला हुआ तो मिलिट्री लीडरशिप ने फिर मुड़ के नहीं देखा। क्यों लगता है कि आने वाले दिन आलमी सियासत के लिए निहायत फैसला कुन होंगे, जहां फलस्तीन के मसले पर आलमी बरादरी का दबाव, अफगानिस्तान पर अमेरिका की नजरें और पाकिस्तान जैसे मुमालिक का किरदार एक नई आलमी साहबंदी को जन्म दे सकता है। इसी पर प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मंजरनामे में तेजी से तब्दील रहनुमा हो रही है। एक के बाद एक मुमालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं और इस माह के आखिर तक 4 P5 यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मुमालिक हैं, उनमें से 4 मुमालिक अमेरिका के अलावा वो तस्लीम कर चुके होंगे। फ़लस्तीन को इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, फ़लस्तीन को इसका फ़ायदा क्या होगा, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बाकी जो अहम डेवलपमेंट्स है उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने, पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज 3 अहम मुमालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया, जिनमें बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और कल जो है फ्रांस भी तस्लीम करने जा रहा है। इस माह के आखिर तक तकरीबन 4 P5 कंट्रीज़ जो हैं, 5 में से अमेरिका के अलावा, वो तस्लीम कर चुके होंगे फ़लस्तीनी रियासत को। कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा, इसका प्रैक्टिकली क्या असर पड़ेगा इससे तनाज़े के ऊपर? देखिए, इसका बैनुल-अक़वामी राय आमा के ऊपर बहुत ही गहरा असर है और उसके बाद जनरल असम्बली में तकरीबन 150 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। सलामती काउंसिल में रुकावट थी और वो यानी 2 ममालिक जो है उसमें से अहम ममालिक जो हैं, जो अमेरिका के हलीफ थे, बरतानिया और फ्रांस, उन्होंने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है और 2 रियासती फार्मूले के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। तो और फिर जो आलमी राय आमा है, दुनिया भर में जितने शहरी हैं वो इस फ़ैसलों से बेहद खुश होंगे। उन्होंने इनका खैर मक़दम किया है। ख़ुद जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इसको बहुत अच्छा मुस्बत कदम करार दिया है। तो सारी दुनिया जो है वो फ़लस्तीन के साथ है। सारी दुनिया फ़लस्तीन में और गज़ा में होने वाले जुल्म की मज़म्मत कर रही है और बैनुल-अक़वामी राय आमा एक तरफ है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इत्तफ़ाक़ नहीं किया। ये मुझे मालूम है कि सऊदी अरब जो है कई बरसों से, यानी ये मैं जो अक्टूबर 7, 2023 से पहले की भी बात कर रहा हूँ, कि उनके साथ ये गुफ्त-व-शुनीद कर रहा था अमेरिका के साथ
कि उनकी 3 शराइत थी कि जनाब 2 रियासती फार्मूले के ऊपर कोई ठोस फैसला होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी उसे कवर किया कि मतलब है 2026 2027 कोई कट ऑफ डेडलाइन होनी चाहिए। और तीसरा ये होना चाहिए कि ये जो फ़ैसला किया जाएगा ये ऑस्लो अकॉर्ड की तरह नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होगा, नाकाबिल तब्दील होगा। तो इसलिए ये जो है ये फ़ैसला इस वक्त जो आपने अपने तारुफ में ये भी कहा कि हमारे वज़ीर आज़म खलीजी रियासतों के साथ सदर ट्रंप से मिलेंगे, 23 तारीख को वहाँ मुलाकात वैसे होने तो जा रही है। बहुत से मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। जी जी, लेकिन उसमें जो एक अहम तरीन नुक्ता है वो यही 3 नुकात जो मैंने आपको बताए हैं कि अमेरिका को आमादा करना कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करें, 2 रियासती फार्मूले को, जंगबंदी के लिए काम करें, वहाँ गज़ा में जंगबंदी करवाएं। और ये तो मैंने एक तरफ कह दिया कि कैसे ये जो है ये सारे का सारा मुस्बत है, लेकिन दूसरी तरफ जो है इसराइल को जो खुली छूट मिली हुई है उसकी वजह से वो उसको बिल्कुल सियासी नक्शे से या सियासी जो जोग्राफिया होता है, पॉलिटिकल जोग्राफी जो होता है इलाके का, उससे मिटा रहा है, बिल्कुल ही उसे इरेज कर रहा है। मिसाल के तौर पर गज़ा के ऊपर उसने कब्ज़े की तैयारी शुरू कर दी है कि वहाँ जो है गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद की जाएंगी। दावा आया भी था इस्राएली हुकाम की जानिब से कि 40% गज़ा के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। जी जी, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, गज़ा शहर पे कब्ज़ा किया, उनको धकेल दिया है उधर साउथ की तरफ और मिस्री इलाके की तरफ। और ये दूसरा नकबा है। एक नकबा जो है 1948 में हुआ था जिसमें लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया था। इस मरतबा दोबारा ये कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये भी है कि गज़ा और मगरबी किनारा या जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उसके दरमियान इसराइल की सॉवरन टेरिटरी है। तो ये एक जो है एक बड़े अरसे से जो है ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक ऐसी रियासत बनाई जाए जो वायबल रियासत हो, यानी फ्रेजाइल रियासत ना हो, पॉक मार्क्ड ना हो, हिस्सों बखरों में न बटी हुई हो, क्योंकि इसमें कॉन्टिग्यूटी बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी सरहदें हैं या जो इसकी टेरिटरी बनती है वो मुत्तसिल हो, कि ये मतलब है इस किस्म के टुकड़ों में न बटी हुई हो। सवाल और है वन वो विल ये है, है इसमें जो एक अहम सवाल है कि इस रियासत का बनना एक ज़ाहिर बड़ा चैलेंज है कि इजराइल किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रहा। अल्दो एक के बाद एक बड़े जो अहम तरीन ममालिक हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। फिर दूसरा जो अहम मामला है वो तमाम ममालिक का भी इस बात पर इसरार है कि अगला जो पॉलिटिकल सेटअप बनता है, जो इंतज़ामिया बनती है फ़लस्तीन की, उसमें हमास का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। तीसरी जो हम बात है, ज़ाहिर हमास भी निकल जाती है तो उस सारी टेरिटरी का जो है वो कंट्रोल कौन संभालेगा, यानी कि वहाँ पे सिक्योरिटी कौन देगा इतने बड़े इलाके की। तो ये 3-4 बड़े अहम सवालात हैं। तो ये किस तरह से आपको लग रहा है ये वायबल होगा और ये हो पाएगा? देखिए, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि अगर हमास को गवर्नेंस से भी फारिग कर दिया जाता है और उसे जो है उसके अलावा जो है उसे गैर मसल्ला कर दिया जाता है, उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो है उनके पास कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं रहेंगे। इसी तरीके से जो मकबूजा इलाका है उसमें भी कोई फ़ौज नहीं है। जो पुलिस है वो है उसकी तनख्वाहें भी शायद इसराइल की तरफ से आती हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके का माशी ढांचा बनाया हुआ है और माशी और माली ढांचा बनाया हुआ है। तो इसलिए यह है कि पूरे का पूरा फ़लस्तीन अगर बनता भी है मौजूदा हालात में, यानी अमेरिका की रज़ा रग़बत के बग़ैर या उसकी रज़ा से भी, और उसका सियासी नक्शा यही है, तो फिर ये है कि वो एक रियासत नहीं होगी, वायबल रियासत नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि वो ग्रेटर इसराइल के लिए काम कर रहे हैं और उसमें वो शाम के हिस्से बखरे कर रहे हैं, लबनान का एक हिस्सा काटेंगे। उसके बाद जो है जो एक दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में नक्शा दिखाया था उसमें सऊदी अरब के वस्त में आके उनका नक्शा ख़त्म होता है। और इसलिए ये कि उर्दन रहेगा या नहीं, क्योंकि उर्दन उनके रास्ते में है, तो खैर उनके पास इतनी आबादी नहीं है। लेकिन गज़ा में गैर क़ानूनी बस्तियों के लिए वो ये कर रहे हैं कि यूरोप से और दूसरे जगहों से, ख़ुद इसराइल से जितने भी यहूदी हैं उनको ला रहे हैं, बड़ी हज़ारों की तादाद में ला रहे हैं और उन्हें जाके वहाँ आबाद करना चाहते हैं। तो इसलिए इसके 2 ऑप्शन, एक तो ये है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं टू लिटल टू लेट, एक ये सिनारियो हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि देर आयत दुरुस्त आयत। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि देर आयत दुरुस्त आयत होगी। हम जो है जो पॉलिसी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वज़ा की थी
उसको लेकर आगे बढ़ें। और आज तक हम उस कसम के ऊपर, उस वादे के ऊपर कायम रहे हैं। और बाकी ममालिक ने, जिसमें अरब ममालिक भी शामिल हैं, उन्होंने तो आंखें झपकाई हैं, सर झुकाया है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहा है। अगर फ़लस्तीनी रियासत बनती है तो पाकिस्तान के एक मौक़िफ़ की पजीराई होगी। तो सरदार साहब ये बताएं कि 23 सितंबर को जो मुलाकात, जिसका आपने हवाला भी दिया कि मुस्लिम ममालिक की क़यादत की मुलाकात होने जा रही है, इसमें शहबाज शरीफ साहब भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। उर्दन है, अमीर क़तर हैं, और सॉरी अर्दवान साहब या अमीर क़तर हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, UAE के वहाँ पे नुमाइंदा हैं, सऊदी जो हैं फैसल बिन फरहान साहब भी हैं, मिस्र के भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इस मुलाकात में ये बताइएगा कि क्या कोई सिग्निफिकेंट आगे इस पर पेशरफ्त हो सकती है? अगर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का जो एजेंडा नंबर 1 होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो यही फ़लस्तीन का मसला होगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की आपने माजी में जो पोजीशन देखी है इजराइल के मामले को लेकर, गजा की सूरत हाल को लेकर, वो तो बिल्कुल सेम पेज पर है नेतन्याहू के साथ। किसी भी तरह से अरब उन्हें रोक पाएगा और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है क्या पीछे हट पाएंगे? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की भी अब जो मिडल ईस्ट के अंदर जो उनकी एक जो उनके ताल्लुकात हैं, या फिर उनके ऊपर जो एक एतमाद था, वो एतमाद साजी को बड़ी ठेस पहुंची है कतर पर हमले के बाद भी। तो वो किस तरफ जाएंगे? वो इजराइल की तरफ ही जाएंगे या सुनेंगे इनकी बात को? आपने कई मौज़ूआत उठाए हैं। वहाँ जो ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन मरकज़ी नुक्ता होगा जिसके ऊपर बातचीत होगी, और लेकिन उसके साथ साथ एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स ये भी होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया है, और बाकी खलीजी रियासतें जो 5 रियासतें हैं वो भी सोच विचार कर रही हैं कि इसी मुआहिदे में शामिल हो जाएं, और इस तरीके से इसराइल की जारहियत को रोका जाए और उसकी जो सफाकियत है वहाँ गज़ा में उसको रोका जाए। और उससे मुसलमान ममालिक की ये कोशिश होगी कि वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को नाकाम करें। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सदर ट्रंप हैं वो मजबूर भी हैं। अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। हर आदमी को पता था कि जो APEC है या इजरायली लॉबी है वो बहुत मजबूत है और नेतन्याहू के वो ताबे है। तो उसने जो है तकरीबन पूरी की पूरी कांग्रेस को, जिसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐवान नुमाइंदगान शामिल है, और एडमिनिस्ट्रेशन, उसको यरगमाल बनाया हुआ है। तो इस वक्त उनके पास किसी किस्म के बहुत से किस्म के मवाद मौजूद हैं जिसकी वजह से मजबूर हैं। ये खबरें भी आई हैं वाइट हाउस से बाहर कि सदर ट्रंप इस वक्त जो बहुत तशवीश का और मखमसे का शिकार हैं। अगरचे उनका भी बुनियादी रुझान वही था जो नेतन्याहू का था, लेकिन वो चाहते थे कि चूँकि दूसरी जगह, वो दावा करते हैं कि दूसरी जगहों पे वो सुलह सफाई करवा रहे हैं जिनका आपने तफसील से जिक्र किया। 7 जगहों का उन्होंने जिक्र किया, 7 खित्तों का उन्होंने जिक्र किया जहाँ उन्होंने अमन कायम करवाया बशमूल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। वो चाहते थे कि ये मामला गुफ्त शुनीद के ज़रिए हल हो। और कतर में जब इसराइल ने हमला किया तो सदर ट्रंप का मंजूर शुदा एक कागज़ उस वक्त हमास के नुमाइंदों के हवाले किया गया था। वो उसके ऊपर गौर कर रहे थे और उम्मीद थी कि वो शायद हाँ कह देंगे। तो उसको सबताश करने के लिए इसराइल ने ये इंतहाई कदम उठाया। तो मसूद खान साहब ये बताइएगा कि ये तो बात हो गई इसराइल की सूरत हाल की, हमने बात की फ़लस्तीन के मसला किस तरफ जा सकता है। अमेरिका ने भी अब वो मामला तो उनसे हल हो नहीं पाया गज़ा वाला, लेकिन अब वो इस तरफ दोबारा से अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहा है। बगराम एयरबेस की बात हो रही है। आज अफ़गानिस्तान की तरफ से भी बड़ा सख्त रद्दअमल दिया गया है कि ऐसी किसी भी किस्म की कोशिश को नाकाम बनाएंगे, किसी के यहाँ पे तसल्लुत कायम करने की कोशिश जो है वो उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, लड़ा जाएगा, रजिस्ट किया जाएगा। तो क्या समझते हैं आप, ये जो दोबारा से ट्रंप साहब को उनके ज़हन में ख्वाहिश जागी, उनके दिल में ख्वाहिश जागी है कि बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभाला जाए, ये मुमकिन हो पाएगा और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान अगर वो यहाँ पर आते हैं तो? देखिए, एक तो बात यह कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान से छुप छुप के अमेरिका से मिलते रहे, यानी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी बाज़ औक़ात छुप के मिलते थे, बाज़ औक़ात खुलेआम मिलते थे। तो अब उन्होंने उसका अंजाम देख लिया। और दूसरा, हमने जो है बड़ी सिंसेरिटी के साथ एक वो अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, अफ़गानिस्तान में अमन और सलामती और उसके जो है रिकग्निशन को प्रमोट करने के लिए एक ट्रॉयका बनाया था। तो अफ़गानिस्तान ने भी उसमें ताउन नहीं किया और उसके बाद जो है अमेरिका भी पीछे हट गया था रूस की वजह से, क्योंकि रूस भी उसका हिस्सा था। तो हम चाहते थे कि अफ़गानिस्तान और हम मिलकर एक शेयर्ड फ्यूचर के लिए कोशिश करें।
जिसकी हमें मतलब है कि लोगों को तालीम दें, रोज़गार दें और उसके बाद जो है गुर्बत का ख़ात्मा करें। फिर जो जंग के दौरान, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान जो अफ़गानिस्तान को ज़ख्म लगे थे उनके ऊपर मरहम रखी जाए। लेकिन वहाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खुली छुट्टी दे दी गई, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ये एक किस्म का अम्ब्रेला दिया गया, उनको असला बारूद दिया गया, या मना नहीं किया गया। उन्होंने अमरीकी हथियार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। और अभी जो पिछले दिनों जो है अफ़गान तालिबान ने जो अपनी सेलिब्रेशन की थी अगस्त में, उसमें उन्होंने अमरीकी असला की, यानी जो वो छोड़ गए थे 7.5 बिलियन डॉलर्स का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, उसकी नुमाइश की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिसका बागराम का आपने ज़िक्र किया है, इसमें मुझे अमेरिका का मंतक नज़र नहीं आया, और अगर इसमें मंतक था, इसमें उन्होंने इसे जो है जासूसी और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करना था, तो इतने खुले बंदूक उन्होंने क्यों चीन का जिक्र कर दिया। और दूसरी ये है कि बागराम का जो ये बेस है, ये कोई 77 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये कोई कम रकबा नहीं है। और जिस वक्त ये आबाद था, तो उसमें आबाद था उस वक्त 10,000 लोग वहाँ रहते थे, यानी ये एक छोटा सा शहर बना हुआ था। तो ये सॉवरन टेरिटरी में से अफ़गानिस्तान के लिए मजबूरी होगी कि एक चंक उठा के नहीं दे सकते, और वो भी ऐसी ताकत को जिसके साथ उन्होंने 20 साल तक जंग लड़ी। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि, लेकिन अमेरिका जिस किस्म के सख्त बयानात सदर ट्रंप ने दिए हैं, उससे लगता है कि उनकी तरजीहात में ये शामिल है, और उनके लिए कोई मजबूरी है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और उनके पास वैसे तो जो है इंडो पैसिफिक में इस किस्म के अड्डे मौजूद हैं, इंडो पैसिफिक एशिया, जहाँ से वो चीन की सर्वेलेंस कर सकते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान से करें? अच्छा, आपका एक सवाल था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ मुख्तसरन। आपने ये कहा था कि क्या ये पाकिस्तान के फ़ायदे में होगा या नुकसान में होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये पाकिस्तान के नुकसान में होगा, कि हमने बड़ी मुश्किल से ये जो स्ट्रेटिजिक एम्ब्रॉयलमेंट्स हैं इनसे जान छुड़ाई है, ताकि हम अपनी मईशत के ऊपर तवज्जो दे सकें। तो जब इस किस्म की जंग हो रही हो, तो सारी दुनिया में हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है कि वहाँ जंग जारी है, वहाँ सरमायाकारी ना करो, वहाँ अमन और नेबरहुड में जब अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा, गारंटी नहीं है। सही है। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब सरदार मसूद खान की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान और भारत के एशिया कप के सुपर 4 मरहले के इंतहाई अहम मैच की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान टीम से बहुत बड़ी कोताहियाँ हुई हैं। एक अच्छे आगाज़ के बाद पाकिस्तानी बैटिंग क्यों एक बड़ा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर पोस्ट ना कर सकी, और बॉलिंग में जो नाकामियां रहीं, फैसले जो हुए कप्तानी के, उस पर भी बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दुबई में एशिया कप के सुपर 4 मरहले का इंतहाई अहम मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 171 रन बनाए। एक अच्छे आगाज के बाद जब पाकिस्तान के पहले 10 ओवर्स में 91 रन पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, उसके बाद इतने अच्छे स्टार्ट के बाद पाकिस्तानी टीम क्यों उस पर कैपिटलाइज ना कर सकी, एक अच्छा टोटल जो है वो क्यों पोस्ट ना कर सकी स्कोर बोर्ड के ऊपर। कप्तानी में काफ़ी ज़्यादा गलत फैसले हुए, इवन अंपायरिंग में भी कुछ गलत फैसले देखने में आए कि जब फ़खर जमान का एक मुतनाज़ कैच पकड़ा गया, जिस पे एक अक्सरियती और गालिब राय यही है कि वो बॉल पहले ज़मीन पर लग चुका था। फ्रेम बाय फ्रेम देखा जाता है इस तरह के जब सूरत हाल या सिचुएशन बनती है, लेकिन जहां पर जल्दबाजी में फैसला कर दिया गया। और क्रिकेट में यह भी उसूल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है, लेकिन यहां बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया। ओवरऑल कप्तानी में क्या गलत फैसले हुए और पाकिस्तानी बॉलिंग जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुरी तरह से एक्सपोज हुई है भारतीय बैटिंग के सामने, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान और साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा तौफीक उमर साहब के क्या गलतियां आज के मैच में पाकिस्तान से हुई हैं, इतना अच्छा सॉलिड स्टार्ट मिलने के बाद कि जब पहले 10 ओवर्स में हम 91 रन बना चुके हैं, हमारा एक खिलाड़ी आउट है, उसके बाद तो हमें 200 की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है कि हमारा इंटेंट ही 160-170 वाला दिखाई दे रहा था?
देखिए समर भाई, आई थिंक कि हमने जैसे आपने पहले कहा कि हमने 10 ओवर में 91 रन्स, और उसके बाद जो वो फेज़ था जो 11 से लेके जो 15-16 ओवर तक जो है हमने वो उस तरह से क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह से हमें खेलनी चाहिए थी। वो एक फ़ेज़ ऐसा था कि जिसमें हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे, और वही वजह हुई कि हम 171 पे फिनिश किया। एक टाइम पे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह से हमें फर्स्ट 10 ओवर्स में जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था कि हम लोग 200 के करीब रन्स कर देंगे। बट वही चीज़ जो हम पहले गलतियां करते रहे हैं, पिछले मैचेस में दोहराते रहे हैं, वही आज भी दोहराई। और हम यहाँ पे नज़र आ रहा था कि यहाँ पे अगेंस्ट स्पिनर्स जो है वो क्रॉस बैट शॉट्स नहीं लग रहे। आप उठा के देख लें, हमने जो भी बाउंड्रीज हमें मिली हैं वो सामने की तरफ मिली हैं, फिर हम उसको क्रॉस बैट शॉट्स खेलते हुए आउट होते गए और हम विकेट गंवा रहे थे। और हमने वही चीज़ जो स्ट्राइक रोटेट की हम बात कर रहे थे, पिछले मैच में भी वही मसला आ रहा था। आज भी हम या तो सिर्फ बाउंड्री को देख रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जब तक अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी और इसी तरह से हम ऑर्डिनरी टीम नज़र आएंगे दूसरी टीम के सामने। और पिछले मैच के अंदर भी मोहम्मद इरफान साहब, हमने जो टीम खिलाई थी और आज जो हमने तब्दीलियाँ की हैं टीम के अंदर, हम हुसैन तलत को ले आए टीम के अंदर एज एन ऑलराउंडर। उन्होंने आज बॉलिंग अभी तक तो कोई ओवर नहीं किया, बैटिंग भी उनकी जो है वो तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट पर वो खेले हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद नवाज़ को ले आना, हसन नवाज़ को ड्रॉप करना उनके, तो ये काफ़ी ज़्यादा आज तब्दीलियाँ की गई हैं टीम के अंदर। आप समझते हैं कि ये ठीक तब्दीलियाँ थी या किसको टीम में होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था? मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं विकेट कीपर, बैट्समैन एग्रेसिव बैटर के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग पर आते ही नहीं आज। नहीं, असल में देखें वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि गलतियों पे गलती जब हम करते जाएंगे तो फिर हम किस तरह इस बड़ी टीमों से जीतेंगे। तो आपने हसन नवाज को बाहर निकाला, आपने हुसैन तलत को टीम में डाला, और उसके बाद आप देखें फ़हीम को एक मैच बिठा देते हैं, एक मैच ले आते हैं। इतने बड़े मैच में आप इस तरह तब्दीलियां करने के बाद आप किस तरह कह सकते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और ज़्यादा अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे इस टाइम सर्कल में प्लेयर खेल रहे हैं, इन्होंने बड़ी टीम के खिलाफ कोई स्कोर नहीं किया। जितना भी इन्होंने स्कोर किया वही बांग्लादेश होगी, यूएई के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन जैसे कोई बड़ी टीम आती है तो हमारी हर चीज़ सामने आ जाती है। फील्डिंग में हमसे जान मारी नहीं जाती, अगर बैटिंग में आ जाए तो हमें पता नहीं चलता है शॉट किधर मारना है। तो देखें जितनी भी बड़ी टीमें वो इस तरह वर्क करके आती हैं आप पे कि आप वहाँ पे हर चीज़ आपकी सामने आ जाती है कि आप किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को बीट कर रहे हैं। और इरफान साहब, आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, तो आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, टीम में आप फ़हीम अशरफ को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, तो जाके 10वां ओवर आप उनसे करवाते हैं और वो 10वें ओवर में आते ही पहले ही ओवर में जो है वो शुभमन गिल को बोल्ड कर देते हैं। क्या कहेंगे जब यानी पहले 9 ओवर्स में जो है वो 100 से ऊपर रन देकर हम 10वां ओवर देते हैं फ़हीम अशरफ को, जो टीम में एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। पिछले मैच में हमने उनसे कोई एक ओवर भी नहीं करवाया था, आज एक ओवर दे दिया तो उसने आते ही विकेट ले ली। तो ये कप्तानी के ऊपर बड़े संजीदा सवाल उठ रहे हैं कि ये किस तरह की कप्तानी हम कर रहे हैं। यही चीज़ है ना कि हमें पता नहीं चलता हमारा कौन सा प्लेयर किधर सेट होता है। हम देखते हैं एक दूसरे को बचाने की खातर, ठीक है इसको रन हो गए इसको ले आओ, इसको रन हो गए इसको ले आओ। देखें पिछले मैच में ना फ़हीम ने बैटिंग किया ना बॉलिंग की है, तो यही चीज़ अभी आया, अभी उसने आउट किया, लेकिन अब आउट करने का क्या फायदा जब मतलब पहले 10 में आपने इतने रन दे दिए। तो वही चीज़ मैच आपके हाथ से निकल चुका है। और जो उन्होंने का काम था, जो जिस तरह वो खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन इंडिया के, तो वो तो इस तरह लग रहा है जिस तरह बच्चों वाली टीम है, जिधर जी करता है वो शॉट मारते हैं, जब जी करता है रोक के सिंगल ले लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि आपने किस तरह अगली बड़ी टीमों को हराना है। यही नहीं हम अफगानिस्तान, ओमान और दुबई से जीत के खुशी मना के कहेंगे नहीं ठीक है सब कुछ ठीक है। तो इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर हमने बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं। नहीं तो हम इसी तरह जो हमारे क्रिकेट के फ़ैन हैं वो इसी तरह खजल ख्वार होंगे, दुआएं करेंगे। पहले हमें बहुत ज़्यादा होप होगी कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन देखें कहीं भी आप जाके देखें जहाँ भी विकेट है, जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों ने खेला है, तो आप मतलब सेट हो के इस तरह की शॉटें मारें जिस तरह आप को पता ही नहीं है कि गली मोहल्ले वाली क्रिकेट अभी तक उसके बाद आपकी फिटनेस भी 50 के बाद सामने आ रही है। और अभी तक तो तौफीक उमर साहब, टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी सिलेक्शन को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जाहिर है जब आपको सिलेक्शन के ऊपर ही इतने ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि ये प्लेयर टीम में कैसे आ गया, क्यों आ गया, तो आपकी एक परफेक्ट 11 तो आपकी बन ही नहीं सकती कि जो एक बड़ी इंडिया जैसी एक तगड़ी टीम को जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है। हालांकि वहाँ भी
रोहित शर्मा आउट हो गए, वहाँ से विराट कोहली टीम से निकल गए, फिर भी वो टीम एक नई टीम बनी नौजवानों की, लेकिन वो टीम जैलिन करके वो चल पड़ी है। हमारे यहाँ तजुर्बात ही खत्म नहीं हो रहे। आज कोई कप्तान है, कल कोई है, परसों कोई है, टीम में एक नौजवान आ रहा है, 4 मैच खेलता है बाहर, 5वें मैच में किसी और को मौका दिया जाता है। हसन नवाज एक अच्छी एग्जाम्पल, आज एक अच्छा स्टार्ट मिला था, जिस तरह का स्टार्ट हमने दिया था उसके बाद हसन नवाज आज टीम में अगर होता तो शायद उस पर वो कैपिटलाइज कर सकता था। हुसैन तलत को ले आए, 11 गेंदों पे 10 रन, 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट। फिर मोहम्मद नवाज को हम भेज देते हैं नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करने के लिए, उनका भी स्ट्राइक रेट आपने देख लिया कि वो किस तरह से बैटिंग करते हैं। हारिस टीम में किस लिए फिर हमने खिलाया कि जी वो एग्रेसिव बैटर है, बड़ी शॉटें मारता है, अच्छी शॉटें खेल लेता है, उसको बैटिंग ही नहीं कराते हम। देखें समर भाई, बिल्कुल अगर आप देखें तो सिलेक्शन में भी हमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखें, आप इतने बड़े टूर्नामेंट एशिया कप में जा रहे हैं, आपका ना तो बैटिंग ऑर्डर जो है वो सेट है। आप किसी मैच में ओपनर्स को वो साइम ओपन कर रहा है, कभी फ़खर को आज आपने ओपन करवा दिया, उससे पहले मोहम्मद हारिस भी ओपन करता रहा है, नंबर 3 पे आज उसकी बारी नहीं आई है। तो मतलब आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉलिंग में भी इसी तरह आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। देर आए दुरुस्त है तौफीक भाई, 2 विकेट हमने ले ली है इंडिया की, और 10वें ओवर में फहीम अशरफ ने आउट किया शुभमन गिल को, तो 11वें ही ओवर में हारिस रऊफ ने सूर्या कुमार यादव की विकेट ले लिया है। 0 पर सूर्या कुमार यादव भी आउट हो गए हैं। तो अब इंडिया के 106 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 10.3 ओवर में। अल्दो अभी भी सिचुएशन इंडिया के फेवर में है। पाकिस्तान अगर अच्छी फाइट यहां से करता है आगे तो वो मैच का पासा पलट सकते हैं। देखिए समर भाई, आई थिंक कि जो आप पिछले भी मैचेस उठा के देख लें या T20 में पावर प्ले जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट 6 ओवर्स, तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट 6 ओवर्स में इंडिया ने जो है मैच एक साइड पे कर दिया था। अभी अभिषेक अभी क्रीज पे मौजूद हैं, बाकी जो आने वाले इनके बैटर्स हैं वो भी जो है, वर्मा है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, शॉर्ट सिलेक्शन, अक्षर पटेल के पास नहीं 5 अभी, तो वो सब के सब जो है वो जी 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 बिल्कुल, वो सब के सब अटैकर्स, मतलब अटैक करने वाले बैटर्स हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान जो है ना तो आपको बॉलिंग में देखें आप, इससे बड़ा और मतलब सेटबैक क्या हो सकता है कि एक नॉन रेगुलर बॉलर एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग के सामने आप उसको पावर प्ले में बॉलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, उसने पिछले मैच में 3 आउट कर दिए, ठीक है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपका टॉप विकेट टेकर है इस एशिया कप में, लेकिन प्रेशर गेम है जहां पे आपको उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर मैच में कि जी वो आपको करके देगा। तो आप देखिए नॉन रेगुलर बॉलर्स के साथ आप फर्स्ट 6 ओवर्स में जा रहे हैं, इस तरह से दुनिया में कहीं नहीं होता। आपकी ना बैटिंग जो है वो सेट है, ना आपकी बॉलिंग सेट है, ना आपकी कैप्टनसी में वो चीज़ नज़र आ रही है कि वो आप ऐसे डिसीजन कर रहे हैं। आपने शुरू से ले एंड तक ये सिर्फ सोच के रखा जी कि राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चलेगा, विकेटें नहीं देनी हमने, का कॉम्बिनेशन तब चलता है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलेगा, स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी, हमने विकेटें नहीं देनी, हमने स्कोर बने ना बने, विकेटें बने ना बने। देखें आपके मोहम्मद हारिस आप जैसे बात कर रहे हैं, वो वो उसको आपने इतना नीचे कर दिया, कभी आप उसको ओपन, मतलब इतनी कंफ्यूजन है सिलेक्शन में भी, बैटिंग ऑर्डर में, आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके माइंड में। ये साफ नज़र आ रहा है कि आप ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं हो रही, और ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो इसी तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे कि आपको जो है ना तो आपके मतलब बैटिंग में कोई चीज़ नज़र आ रही है, ना आपको बॉलिंग में। आप पहले 6 ओवर में मैच से बाहर हो गए हैं, ऐसा ही है, ठीक है, आप तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे बिल्कुल आप बच्चों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो लोग जो हैं वो इस तरह से खेल रहे हैं, इस तरह डोमिनेट कर रहे हैं आपके सामने कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही, कोई किसी बॉलर के पास बी प्लान ही नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है, कप्तान के पास भी कोई प्लान नहीं है कि हमने किन बैटर्स को कहां पे बॉलिंग करनी है। सही है। अच्छा मोहम्मद इरफान साहब, जाहिर है एक अच्छी टीम की क्वालिटी सबसे बड़ी ये होती है, मैच जीतने के लिए या कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम का कम्बिनेशन सबसे पहले मैटर करता है कि आपकी टीम का कम्बिनेशन कैसा बना है, बैलेंस कैसा है टीम का आपकी। वो कम्बिनेशन तो हमारा अभी तक बन ही नहीं पाया। हम सुपर 4 के मरहले में पहुंच चुके हैं, अभी तक हमारा टीम का कम्बिनेशन नहीं बन पाया। हम तब्दीलियां कर रहे हैं एक के बाद एक मैच में, बैटिंग ऑर्डर हम तब्दील कर रहे हैं, बॉलिंग के अंदर भी हम अजीब व गरीब तब्दीलियां कर रहे हैं, जिस तरह से हम रोटेशन कर रहे हैं बॉलर्स की, वो भी हमें समझ नहीं आ रही। तो हम तो अभी तक तजुर्बे कर रहे हैं, तजुर्बे करते करते हम सुपर 4 तक तो आ गए हैं, लेकिन ना हमारा कम्बिनेशन बन पाया है। और ज़ाहिर जब आप इतनी तब्दीलियां करते हैं तो एक इंडिविजुअल प्लेयर की भी तो जो है उसका कॉन्फिडेंस भी तो बड़ा शेक होता है बुरी तरह से।
यही चीज़ समर भाई, जब आप 15 प्लेयरों में से जब 5 प्लेयर ओपनर लेके जाएंगे तो फिर आप इसी तरह करेंगे। छोटी की टीमों के खिलाफ तो आप किसी को भी ओपन करा दें, उसको नीचे ले आएँ, जो नहीं फ्लॉप हो रहा है उसको आप नीचे लेते जाएं। तो मेन चीज़ यही है कि यहाँ से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होती है, आपके जेन में नहीं है कि मतलब अगर एक प्लेयर नहीं परफॉर्म करेगा, उसको बैड पैच जा रहा है तो उसके पीछे कौन सा प्लेयर लेके आएंगे। आप यही कर रहे हैं कि मतलब ठीक है आपको ओपन भेज दिया, नहीं हो रहा आप 5वें नंबर पे आ जाएं, 5वें नंबर वाले को उठा के आप ओपनर भेज दें। आपकी टीम में ही 5 ओपनर इस टाइम खेल रहे हैं, तो आप किस तरह कम्बिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं। और बड़ी टीमों से किस तरह जीते हैं, ओमान से, आप श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ठीक है कोई दिन होता है आपका अच्छा तो आप जीत जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो टीमें आगे स्ट्रॉन्ग होकर आएंगी, जब आप बॉल एक अपने एरिया में नहीं करेंगे तो इन टीमों से भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। सही। और दूसरा बाकी तो परफॉर्मेंस की तरफ हम आएंगे, अंपायर की परफॉर्मेंस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। एशिया कप है, कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट की जो है वो कंट्रोवर्सी रही कि इंडिया का जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था, आज भी हारिस रऊफ और जो है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान भी एक झड़प हुई है। लेकिन जो अंपायरिंग का जो मयार है इस एशिया कप के अंदर, उस पर ज़रा बात कर लें। तौफीक उमर साहब, जिस तरह से फ़खर जमान का आउट दिया गया, वो फ़खर जमान खुद भी आखिरी वक्त तक हैरत में मुब्तला थे कि ये आउट कैसे हो गया। ज़ाहिर है बैटिंग के अंदर अंपायरिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो 1% भी अगर आपका जा रहा हो तो आप बैट्समैन को फेवर करते हैं, बैट्समैन को वो डाउट का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन फ़खर जमान को नहीं दिया गया। हालांकि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि लग रहा है कि बॉल कीपर के ग्लव्स में आने से पहले जमीन को टच कर चुकी थी। क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर, और जितना टाइम जितना जल्दी ये फैसला दे दिया गया थर्ड अंपायर की तरफ से, क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, ये बिल्कुल अगर आप पूरे टूर्नामेंट में एशिया कप में देखें तो अंपायरिंग के बहुत से फ्लॉज नज़र आए हैं। समर भाई, ये आपने जो बात की है कि जहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट होता है तो वो उसका हमेशा जो एडवांटेज है वो बैट्समैन को जाता है। आप ऐसा नहीं है कि आप उसको बॉलर को एडवांटेज दे देते हैं। आज जो अगर आप नेकेड आई से भी देखें तो उससे आपको लग रहा था कि बॉल आगे जो है पहले पिच हो गया, ठप्पा लग गया उसका। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये आईसीसी को इस चीज़ को देखना चाहिए कि अंपायरिंग जो है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे अगर इस तरह के डिसीजंस होंगे, ठीक है, और वो एक डिसीजन जो है वो मैच का, आपको पता है कि फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि वो अगर 10 ओवर खेल जाता तो मैच बहुत फॉर्म में था, अच्छे टच में नज़र आ रहा था। आई थिंक कि ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देखें समर भाई, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर जिस तरह की आप देख रहे हैं हमारी बॉलिंग हो रही है, आज 200 रन भी होते तो शायद वो भी आराम से ये चेस कर लेते। मैं सिलेक्शन पे ये एक चीज़ कहूँगा, आपने कहा, जैसे आपने एक चीज़ कही कि जैसे देखें उनका रोहित शर्मा या विराट कोहली अगर टीम से आउट हुए हैं, लेकिन उनको जो रिप्लेस जिन प्लेयर्स ने किया है वो भी वर्ल्ड क्लास हैं, वो भी इन फॉर्म हैं। हमारे जो आपने अगर यहाँ पे बहुत सी पिछले दिनों हमारी चल रही थी जी, स्ट्राइक रेट के मसले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप जो जिन नए प्लेयर्स को लेके आए हैं उनका भी यही इशू है। उनका स्ट्राइक रेट कौन सा 200 का स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, 105 से वो खेल रहे हैं। आपने देखें आपके सेटल प्लेयर, देखें आप तब चेंज करते हैं अपने सेटल प्लेयर को जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होती है। आपके पिछले जो प्लेयर हैं वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, आपके पास पीछे कोई है नहीं, और जो सेटल प्लेयर हैं आपने उनको भी उठा के बाहर कर दिया है। यार मतलब ये कौन डिसीजन ले रहे हैं, कौन ये सिलेक्शन कर रहा है? खुदा के वास्ते इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। आज हमारी क्रिकेट जिस दहाने पे पहुंच गई है और जहां हम चले गए हैं, इससे नीचे और नहीं जा सकते। अभी भी अपने डिसीजन ठीक कर लें, हम फिर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब तक आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी, आप किस तरह चीज़ें ठीक कर सकते हैं? और ये बहुत बड़ा अलमिया है मोहम्मद इरफान साहब। पहले तो आप अंपायरिंग पे भी कमेंट कर लीजिएगा, और दूसरा ये है कि जब पाक इंडिया मैच होता था तो हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी यही आलम होता था, पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल हू का आलम होता था, बाहर सड़कों पे वीरानी होती थी, लोग जुड़ जाते थे टीवी की स्क्रीन के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। लोग पहले ही जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आज मैच में क्या होगा, वो कहते हैं यार जिस तरह की हमारी टीम है तो हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं रहा क्रिकेट के अंदर या मैच देखने के अंदर, पाक इंडिया मैच के अंदर। तो लोगों का क्रिकेट जैसे खेल में जिस पे इतना ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के अंदर जोश व खरोश था, वो कम हो रहा है इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद। जी समर भाई, आपने सही बात कही है। पहले मैच होता था, आपको रोडों पे ट्रैफिक नहीं नज़र आती थी। अभी तो मैच होता है इंडिया के साथ तो जो रेडी वाले, रक्शे वाले, वो सारे बताते हैं कौन मैच जीतेगा। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि हमारी क्रिकेट ऊपर जा रही है? और ऊपर से जो आपने अंपायरी की बात की है, ठीक है, फील्ड अंपायर से गलती हो जाती है तो ठीक है, अगर थर्ड अंपायर से इस तरह की गलतियां हो रही हैं तो फिर कोई ना कोई तो सवालिया निशान है कि पाकिस्तान अंपायरी की इधर जा रही है। तो इसको आईसीसी को इस पे
इतने बड़े टूर्नामेंट में जिस तरह की अंपायरी हो रही है, तो इस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। इतने बड़े मैचों में इस तरह के डिसीजन होंगे तो काफ़ी सवालिया निशान होंगे इस तरह की चीज़ों पे। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे इरफान साहब, सिलेक्शन के हवाले से एक टीम कम्बिनेशन हमारा नहीं बन पा रहा, उस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि क्या वजह है, ये हॉकिज्म हम देख रहे हैं फैसलों के अंदर, क्यों है, इसकी क्या वजह है? जो बाबर आजम को आउट किया गया, रिजवान को आउट किया गया, वो वाकईतन परफॉर्मेंस ही थी या कुछ और मुहर्रिकात थे उसके? नहीं, ये तो अभी आप ये सवाल कर सकते हैं जो सिलेक्शन कमेटी है कि आपने किस बेस पे उनको बाहर निकाला। ठीक है, अभी तफीक भाई बात कर रहे हैं स्ट्राइक जो उनकी जगह पे आए हैं उनका कौन सा 200 स्ट्राइक रेट है, वो वही 150 पे खेल रहे हैं। और बड़ी टीमों के खिलाफ उनसे पता भी नहीं चल रहा कि मतलब कि बॉल किस तरह मारना है। सारे देखा जाए तो क्रॉस शॉट मारी जा रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि बॉल किधर का है, इसको किधर मारना है। तो ये चीज़ें आप जब आप सिलेक्शन कमेटी से पूछेंगे तो उनसे बेहतरीन सवाल होगा कि मतलब कि आपने किस तरह बड़े प्लेयरों को बाहर करते हैं। और उसके बाद इतने बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पे देखें कितनी क्रिकेट की बेइज्जती है, और जितने हमारे क्रिकेट के फैन हैं, मतलब कि एक ही पाकिस्तान में स्पोर्ट्स रह गई है क्रिकेट, जिसकी वजह से लोग खुशी महसूस करते हैं, जीतते हैं तो जश्न करते हैं। तो लेकिन अभी देखा जाए तो हर कोई पहले ही बता देता है कि कौन जीतेगा। अभिषेक शर्मा को भी आउट कर दिया जी। अबरार अहमद ने, अभिषेक शर्मा जो है वो 39 गेंदों पर 74 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए हैं। 5 छक्के और 6 चौके अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं अपनी इस इनिंग्स के अंदर, जो कि बहुत ही एक क्लिनिकल जो इनिंग्स थी इंडिया को जो है वो जीत की तरफ ले जाने में। अभी जाहिर है मैच रहता है, लेकिन 40 गेंदों पे 49 रन दरकार हैं इंडिया को और 7 विकेट्स उनके हाथ में हैं। तकरीबन ये मैच हमने शुरू से ही खो दिया था और बड़ी दुरुस्त निशानदेही की हमारे पैनलिस्ट जो हैं उन दोनों ने ही कि आपने जब इर्रेगुलर नॉन रेगुलर बॉलर्स के साथ आपने अपना पावर प्ले जब स्टार्ट किया तो वहीं से आपका इंटेंट नज़र आ रहा था कि आप किस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे हैं। तो अब जब हमारे पास जो लॉट है, हमने चले बड़े प्लेयर तो हमने कुछ निकाल दिए तौफीक उमर साहब, अब जो लॉट हमारे पास है, अब हम अगले साल हम जाएंगे एक और T20 वर्ल्ड कप की जानिब। क्या हम बेहतर टीम बना रहे हैं या दिन ब दिन हम जो हमारी क्रिकेट जो है वो रिवर्सल लग रहा है, वो उसकी ब्रेक ही नहीं लग रही, वो नीचे नीचे जाती जा रही है क्रिकेट हमारी? देखें समर भाई, मतलब बात ये है कि अगर आप डिसीजन ऐसे कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो ना, तो समझ में आता है कि आप जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आप टीम बना लेंगे। लेकिन आपकी जब डायरेक्शन ही आपके डिसीजन से नज़र आता है ना, आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। एक ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके पास बाबर आजम है, ठीक है, या तो हो ना कि आपके पास बेंच पे ऐसे प्लेयर बैठे हों जिस तरह से अभी ये अभिषेक ने आया है, या जैसे ये संजू सैमसन है, या उस तरह के जिस तरह इंडिया के पास प्लेयर हैं, इस तरह के प्लेयर आपके पास हों तो आप उस चेंज कर लें। एक आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिसने इतने साल से आईसीसी की टॉप रैंकिंग में वो रहा है, और उसको आपने बिला वजह सिर्फ स्ट्राइक रेट का जो है वो बहाना बना के उसको बाहर कर दिया। और भाई पहले आप ये तो देख लेंगे आपके पास पीछे है क्या। आपके पास अगर प्लेयर हो तो फिर आप उसको चेंज कर दें, समझ में आता है। उसके मतलब देखें, इस तरह के डिसीजन जब आप करेंगे तो आप एक क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हैं, उसमें ए कैटेगरी खत्म कर दी। आप तो दुनिया को खुद मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है। सही है, ठीक है, तो इस तरह की जब डिसीजन होंगे तो आप किस तरह से ये चीज़ें वो बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें इट्स अ टाइम नाउ कि इसको जो है वो स्ट्रिक्ट जो एक्शन लिया जाए। जो भी करता धरता है या जो भी ऊपर बैठे हैं उनको चाहिए कि अब वो ये टाइम आ गया कि अब सर्जरी वाला काम खत्म हो गया है। सही है मोहम्मद इरफान साहब, क्विक कमेंट आपका, क्या होना चाहिए आगे? यहाँ तक जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए क्या होना चाहिए फिर? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो हम हर टूर्नामेंट के बाद यही बात करते हैं कि ये चेंजिंग होना, अभी देखा जाएगा वापस आएगा, कोई कप्तान चेंज हो जाएगा, अगर कप्तान ना चेंज हो तो फिर कोच चेंज हो जाएगा। अगर हम इसी सर्कल में रहें तो हमारी क्रिकेट इसी तरफ जाएगी। हम ओमान से दुबई से जीतेंगे, जश्न मनाएंगे, जैसे ही बड़ी टीम आएगी फिर हम बातें करेंगे, हम ये कर देंगे, ये प्लेयर आएगा, ये बैठ जाएगा, इसका स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे, फिर आप फिटनेस पे आ जाएंगे। जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट और अपनी क्लब क्रिकेट को अच्छा नहीं करेंगे उतनी देर तक आपके पास प्लेयर नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान साहब आपका और तौफीक उमर साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पाकिस्तान का मुकाम था वो वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता जा रहा है। इसमें बड़ी तब्दीलियाँ पीसीबी को करनी होंगी ताकि दोबारा से पाकिस्तान एक अच्छी और बेहतर क्रिकेट खेल सके। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।